जिस भारत को एस्ट्रोनॉमी, मेडिकल साइंस, मेटालर्जी, मेडिटेशन, योगा, गुरुकुल, साइकोलॉजी, फिलोसफी, इंजीनियरिंग और आयुर्वेदा रिप्रेजेंट करता हो, आज उस भारत की इकोनॉमी और लिटरेसी दोनों डीरेल हो चुकी हैं। 200 साल के कॉलोनियल रूल में जो भारत मैन्युफैक्चरिंग हब हुआ करता था, जहां पर बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज और बड़े बड़े बिजनेसेस हुआ करते थे, जिस देश का लोहा पूरा विश्व मानता था, अब उस भारत को थर्ड वर्ल्ड कंट्री और सपेरों का देश कहा जाने लगा। थर्ड वर्ल्ड कंट्री, चीप लेबर का देश। Creating wealthy countries out of just third world hellholes. क्या अभी भी हिंदुस्तान साफ सपेरों का देश है? जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए तब इंडिया उस समय वर्ल्ड जीडीपी में 23% कंट्रीब्यूट करता था। उस समय पूरा यूरोप इतना कंट्रीब्यूट नहीं करता था। India's share of the world economy when Britain arrived on its shores was 23%. By the time the British left, it was down to below 4%. 250 सालों में अंग्रेजों ने हमें ऐसा लूटा कि हम एक रिच कंट्री से एक पुअर कंट्री बन गए। You know, between 1765 and 1938, the British Isles stole $45 trillion pounds from India. 45 trillion sterling from India. We never got paid for that. जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन अपने पीक पर था, उस समय ब्रिटिशर्स ने इंडिया की इकोनॉमी को डी इंडस्ट्रियलाइज कर दिया और यहाँ के लगभग सारे ट्रेड नेटवर्क को भी खत्म कर दिया। In fact, Britain's industrial revolution was actually premised upon the deindustrialization of India. ब्रिटिशर्स के लिए इंडिया गोल्ड माइन था और वो इसी गोल्ड माइन को लूटने इंडिया आए थे और वो इसमें सफल भी रहे। चाहे नेचुरल रिसोर्सेज की बात हो, चाहे वर्ल्ड ट्रेड की, उस समय इंडिया वर्ल्ड में डोमिनेट करता था। लेकिन ब्रिटिशर्स की लूट पॉलिसी ने हमें एक्सपोर्टर से इंपोर्टर बना दिया। जो भारत वर्ल्ड ट्रेड में एक समय 27% कंट्रीब्यूट करता था, अब ये आंकड़ा गिर के 2% रह गया बस। And India went from being a world famous exporter of finished cloth into an importer. Went from having 27% of world trade to less than 2%. ब्रिटिशर्स ने इंडिया का सबवर्जन किया और उन्होंने हमें डीमोरलाइज किया बाय इंट्रोड्यूसिंग न्यू एजुकेशन सिस्टम। आइडियोलॉजिकल सबवर्जन, आपका समाज, संस्कृति सब कुछ गलत है। फर्स्ट स्टेज इज द स्टेज ऑफ डिमोरलाइजेशन। ब्रिटिशर्स को यस मैन चाहिए थे, जो ज्यादा सवाल जवाब ना करे, बस ऑर्डर को फॉलो करे। लेकिन भारत हमेशा से एक ऐसा देश रहा है जहां पर लीडरशिप और क्वेश्चनिंग को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। ये जो एजुकेशन सिस्टम है, ये कहां से आया है? ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस किया था ना इंडिया में अपने फायदे के लिए, क्योंकि उनको चाहिए थे रोबोट्स, ऐसे लोग जो यस सर बोले और अपना काम करें, क्वेश्चंस ना पूछे। ब्रिटिशर्स को लीडर्स नहीं चाहिए थे, ऑल दे वांट इज यस मैन। उनको ऐसा बंदा चाहिए था जो ज्यादा सवाल जवाब ना करे, बस ऑर्डर को फॉलो करे, एक रूटीन को फॉलो करे और डिसिप्लिन में रहे। ब्रिटिशर्स को पता था जो बच्चा गुरुकुल से निकलेगा वो हमारे ऑर्डर को फॉलो नहीं करेगा, वो सवाल पूछेगा, वो लीडर बनेगा। इसीलिए उन्होंने न्यू एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, एक नई पॉलिसी लाई जिसके तहत उन्होंने हमारे धर्म, आस्था, परंपरा, विश्वास, सोशल लाइफ सबको कटघरे में डाल दिया। उस पर ढेर सारे सवाल उठाए और हमें डीमोरलाइज किया। ब्रिटिशर्स ये मानते थे अगर हमें इंडिया को कॉलोनाइज करना है तो हमें इनके धर्म, आस्था, विश्वास और इनके एजुकेशन सिस्टम को गलत प्रूफ करना पड़ेगा, रॉन्ग प्रूफ करना पड़ेगा, ताकि हम इनको आसानी से कॉलोनाइज कर सके। इनको लगे कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, कल्चर है, एजुकेशन है, वो सुप्रीम है। देखो, इंडिया को कॉलोनाइज करना इतना आसान नहीं था, क्योंकि जो बच्चा गुरुकुल में पढ़ता है वो प्रैक्टिकल लर्निंग पर फोकस करता है, वो रोट लर्निंग पर फोकस नहीं करता ज्यादा। लेकिन ब्रिटिशर्स क्या चाहते थे? वो चाहते थे कि रोट लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट लाया जाए और ये प्रैक्टिकल लर्निंग वाला कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से खत्म कर दिया जाए। जिस देश का फाउंडेशन इस शिक्षा के आधार पर रखा गया हो, जहां पर शिक्षा को प्राथमिकता दी जाती हो, जहां पर मॉरल वैल्यूज, डिसिप्लिन, कैरेक्टर बिल्डिंग पर फोकस किया जाता हो, जहां पर बड़े बड़े संत महात्मा पैदा हुए हों, उस देश को ब्रिटिशर्स ने कॉलोनाइज करने की पूरी तैयारी कर ली थी। लॉर्ड मैकाले ने न्यू एजुकेशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया और इसी सिस्टम ने गुरुकुल सिस्टम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। Thomas Babington, or Lord Macaulay as you would know him today, brought English education to India. His purpose was to hammer in the inferiority complex. गुलामी की नींव रखी जा चुकी थी, गरीबी और भूखमरी भारतीयों का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। एजुकेशन का इतना बुरा हाल भारत ने शायद ही पहले कभी देखा था, इतने बुरे दौर से शायद ही कभी पहले गुजरा। क्या आप कल्पना कर सकते हो? भारतीयों ने हर वो प्रयास किया जिससे वो अपना कल्चर, वैल्यू, ट्रेडिशन, आइडियोलॉजी को प्रोटेक्ट कर सके, लेकिन वो उसमें असफल रहे। When Britishers took control over the Indian subcontinent, innovation stopped. इनोवेशन नाम की चिड़िया उड़ गई। आउट ऑफ 132 कंट्रीज इन ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स हमारी रैंक 40वीं है, वहीं पर चाइना ने 12th पोजीशन हासिल की है। स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है जो आपको शायद ही नक्शे पर दिखे,
लेकिन उसने पहली पोजीशन हासिल की है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि स्विट्जरलैंड एक छोटा सा देश है, ना उसके पास कोई नेचुरल रिसोर्सेस है और ना कोई डायरेक्ट ट्रेड रूट का एक्सेस है जिससे वो बिजनेसेस को कर सके और बिजनेसेस को बड़े स्केल पर बिल्ड कर सके। स्विट्जरलैंड बॉर्डर शेयर करता है इटली, फ्रांस, जर्मनी के साथ। उसके पास कोई समुद्री सीमा नहीं है जिससे वो व्यापार कर सके दूसरे देशों के साथ, लेकिन फिर भी इतना आगे कैसे, इतना रिच कैसे है, आइए बात करते हैं उसके बारे में। आज हर व्यक्ति की पहली पसंद स्विट्जरलैंड है। स्विट्जरलैंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और एजुकेशन को प्राइम इंपॉर्टेंस देता है, चाहे बात हो नंबर ऑफ नोबेल लॉरेट्स की या बात हो एवरेज नेशन आईक्यू की। स्विट्जरलैंड इन सब में हमसे आगे, बहुत ज्यादा आगे। भारत को भी इसी तरह के मॉडल को फॉलो करना पड़ेगा और इसको इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। हमें उन देशों से सीखना चाहिए जो हमसे बहुत ज्यादा आगे हैं। हमें अपनी गलतियों से भी सीखना चाहिए जो हमने गलतियां की हैं पास्ट में। लेकिन अब भारत ने $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी का कमिटमेंट कर दिया है। वी आर रेडी टू रीच $5 ट्रिलियन इकोनॉमी सोन। ऐसे में सवाल उठता है कि इस माइलस्टोन को अचीव कैसे करेंगे हम। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। मोदी जी ने अपनी स्पीच में ये एड्रेस किया, जब हमारी इनकम डबल होगी तब हमारी परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी और ये इकोनॉमी के लिए अच्छा इंडिकेटर है। अर्थव्यवस्था दोगुनी होगी तो हर भारतीय परिवार की आय भी बढ़ेगी। सामान्य से सामान्य भारतीय की परचेजिंग पावर भी बढ़ेगी। मोदी जी ने देश के यूथ को एंकरेज भी किया और कहा हमारे पास प्लान भी है और पोटेंशियल भी है। $5 ट्रिलियन के इस पड़ाव तक पहुंचने के लिए हमारे पास पोटेंशियल भी है और प्लान भी है। इन टर्म्स ऑफ जीडीपी वी आर द 5th लार्जेस्ट एंड बिगेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, लेकिन हमारा पर कैपिटा इनकम अभी भी बहुत कम है। हमें अपनी पर कैपिटा इनकम को बढ़ाना पड़ेगा। जहां पर आज दूसरे देशों की महिलाओं की इनकम बढ़ रही है, डबल हो रही है, वहीं पे मेजोरिटी ऑफ भारतीय महिलाओं की इनकम 0 है। अगर हम चाहते हैं कि हमारी इकोनॉमी ग्रो करे तो महिलाओं का इन्वॉल्वमेंट लेबर फोर्स में बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, बहुत ज्यादा क्रूशियल हो जाता है। ऐसे में क्वालिटी एजुकेशन ही एकमात्र विकल्प है। आप इस एड को देखिए। इस एड में बच्ची के पिता बच्ची को स्कूल से फोर्सफुली घर ले जा रहे हैं ताकि वो पढ़ाई ना कर सके और घर में चूल्हा और बर्तन करें। खड़ी हो, चल। 50 दफा समझा ली तेरी मां को। जल्दी कर, जल्दी कर। कितनी बार समझाया तेरी मां को स्कूल की जरूरत ना है, न वो मानती है न तू मानती है। भाई साहब, क्या है मास्टर, क्या कर रहे हैं आप? देख नीला क्या कर रहा हूं। चल काम कर अपना, तू भी चल। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप टीचर हो, स्कूल में पढ़ाते हो या ट्यूशन में पढ़ाते हो, जो बच्चा ट्यूशन में फीस अफोर्ड नहीं कर सकता या स्कूल में फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, आप उसको फ्री में क्लासेस दें और उसके माता पिता को एनकरेज करें कि वो अपने बच्चों को स्कूल भेजें। पढ़ेगा इंडिया तभी तो बढ़ेगा इंडिया। आप इस एड को देखिए, इस एड में कितनी गहरी बात कही है। अरे गोविंद, अरे भैया नमस्ते। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। अरे ये क्या, बिटिया स्कूल जाने लगी है? चलो अच्छा है, अच्छा है। वैसे जरा समझ के गोविंद, ज्यादा पढ़ लिख करके कहीं लड़की हाथ से ना निकल जाए। ज्यादातर गांव के इलाकों में माता पिता अपनी बेटी को स्कूल और कॉलेज इसलिए नहीं भेजते हैं क्योंकि वो कहीं किसी रिलेशनशिप में ना आ जाए। उनको लगता है कि हमारी बेटी में कुछ कमी होगी, बेटा तो मेरा राजा बेटा है। लेकिन होता बिल्कुल इसके अपोजिट है। बेटा 4 दोस्तों के साथ आती जाती लड़कियों को परेशान करता है, उन पर लाइन मारता है। क्या आपने कभी देखा किसी लड़की के ग्रुप को आते जाते लड़कों पे लाइन मारे, उनको परेशान करें, उनको गालियां दें, अब्यूज करें? देखो, मैं भी एक लड़का हूं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि लड़कियां सही होती हैं, लड़के गलत होते हैं। बस मैं ये कह रहा हूं कि हमको ये पता होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। हमको उसके बीच का फर्क पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे गलत मूव की वजह से अगर लड़कियां कॉलेज नहीं आ रही है, वो स्कूल नहीं आ रही है, वो जॉब में पार्टिसिपेट नहीं कर रही है, तो ये देश के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसका जिम्मेदार कौन है? हम हैं। शादी होने के बाद कुछ लड़कियां अपने एजुकेशन को कंटिन्यू करना चाहती हैं, लेकिन उनके इन-लॉज और उनका हस्बैंड मना कर देता है। ऐसा इसलिए कि आए दिन आप खबर सुनते होंगे कि एक एजुकेटेड बीवी ने अपने अनएजुकेटेड पति को तलाक दे दिया। उसकी वजह यह है कि लड़की की अब सरकारी नौकरी लग गई है और पति स्टिल बेरोजगार है या तो किसी छोटी कंपनी में काम करता है। उसका स्टेटस अब उसके पति के साथ मैच नहीं होता है। अब वो किसी ऐसे को ढूंढ रही है जिसके साथ उसका स्टेटस मैच हो और उससे शादी कर ले और वो अपने पति को तलाक दे दे। इनको तो आप पहचान ही रहे होंगे। ये हैं एसडीएम ज्योति मौर्य, जो इन दिनों काफी चर्चा में है अपने पति को धोखा देने के चक्कर में। इनके पति आलोक एक सफाई कर्मी हैं, जिन्होंने ज्योति को अपनी छोटी सी तनख्वाह से शादी के बाद पीसीएस की कोचिंग कराई और एसडीएम बनाया, लेकिन ज्योति ने उनको नौकरी मिलने के बाद धोखा दे दिया। देखो, अगर कुछ लड़कियां गलत एग्जाम्पल सेट भी कर देती हैं तो उसका मतलब ये नहीं कि सारी लड़कियां एक जैसी होती हैं
और वो सब ऐसा ही करेंगे। अगर इस देश की महिलाएं काम नहीं करेंगी तो देश आगे कैसे बढ़ेगा। आज हमारे एजुकेशन सिस्टम को जरूरत है स्किल बेस्ड लर्निंग पर फोकस करने की, न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने की और एआई और मशीन लर्निंग को सीखने की। नहीं तो एआई कब हमारी जॉब को रिप्लेस कर देगा हमें पता भी नहीं चलेगा। आज हमें जरूरत है एजुकेशन बजट को बढ़ाने की, शिक्षा व्यवस्था को ठीक करने की, हेल्थ केयर पर ध्यान देने की। IHS मार्केट के एक रिपोर्ट के हिसाब से एशिया की दूसरी और दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा भारत बाय द टाइम ऑफ 2030। $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, इसका सपना संजोया है। भारत को 60 साल लग गए 1 ट्रिलियन की इकोनॉमी का माइलस्टोन अचीव करने में, और आज का जो करंट फिगर है वो है 3.5 ट्रिलियन। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हम जल्द ही 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी भी बन जाएंगे। हम $2 ट्रिलियन इकोनॉमी पर पहुंचे थे। 70 साल की हमारी विकास यात्रा ने हमें $2 ट्रिलियन इकोनॉमी में पहुंचाया था। लेकिन 2014 से 2019 5 साल के भीतर हम लोग 2 ट्रिलियन से 3 ट्रिलियन पहुंच गए। $1 ट्रिलियन हमने जोड़ दिया। रघुराम राजन जी जो एक इकोनॉमिस्ट हैं वो कहते हैं अगर हमें अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना है तो हमें एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप चाहिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर को बिल्ड करे और क्रिएटिविटी को प्रमोट करे। What India needs is strong leadership. देखो इंफ्रास्ट्रक्चर को आप तभी प्रमोट कर सकते हो जब लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस आसान हो। Something like China, which has been extremely successful in China, in East Asia, the export-led growth model. रघुराम राजन जी ने अपनी स्पीच में ये एड्रेस किया कि चाइना एक एक्सपोर्ट-लेड मॉडल को फॉलो करता है जो कि उसके लिए बहुत सक्सेसफुल रहा है, लेकिन अब चाइना को उस मॉडल में ग्रोथ ज्यादा नजर आ नहीं रही है। हमें यहाँ पे चाइना से सीखना चाहिए कि जिस सेक्टर में ग्रोथ ना हो हमें उस सेक्टर को रिप्लेस करना चाहिए ऐसे सेक्टर से जिसमें ग्रोथ पॉसिबल हो। रघुराम जी का कहना है कि जिस तरह चाइना अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए नए नए रिफॉर्म्स लेकर आ रहा है उसी तरह हमें भी नए नए रिफॉर्म्स लेकर आना चाहिए ताकि हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो सके। रघुराम राजन जी ने चाइना की ग्रोथ के पीछे एक और कारण बताया, कहा कि चाइना की ग्रोथ के पीछे उनकी लोकल गवर्नमेंट का भी हाथ है, सपोर्ट है। A lot of progress in China was made by local governments opening doors to favored businesses and removing bureaucratic and regulatory impediments to growth. जो देश डेवलप्ड है उनकी जीडीपी में 70% कंट्रीब्यूशन है सर्विस सेक्टर का। हमें सर्विस सेक्टर को और प्रमोट करना चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा वेल्थ यहीं से क्रिएट होती है। Today in most Western economies, services account for 70% of GDP. रघुराम राजन जी ने कहा कि हम स्मार्टफोन्स के 90% पार्ट्स और कंपोनेंट्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं और इंडिया में उसे असेंबल करते हैं, जिसमें हम ज्यादा कोई वैल्यू ऐड करते नहीं है, जिससे हमारा प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है। And the reality is, yes, we are exporting cell phones, but what we're doing is really basic assembly. In other words, whatever we're exporting, we're importing 90% of what we export. The value added in India is really small. आज हमारे देश की 50% पॉपुलेशन डिपेंड है एग्रीकल्चर पर। ऐसे में हमें जरूरत है मशीन बेस्ड फार्मिंग की ताकि इस सेक्टर में, इस एग्रीकल्चर सेक्टर में ग्रोथ पॉसिबल हो सके। और जो भी हमारी पॉपुलेशन है जो इतनी ज्यादा इन्वॉल्व है एग्रीकल्चर में, उसे मूव करने की जरूरत है हमें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में और सर्विस सेक्टर में। आज यूएसए की सिर्फ 2% पॉपुलेशन ही डिपेंड है एग्रीकल्चर पर और उनका पर हेक्टेयर प्रोडक्शन भी हमसे ज्यादा है। कुणाल शाह कहते हैं मैं यूएसए गया था, वहां पे मैं कुछ भारतीय स्टूडेंट से मिला। मैंने उनसे सवाल पूछा क्या आप लोग एजुकेशन को कंप्लीट करके भारत वापस आ रहे हो, तो उन भारतीय स्टूडेंट्स का जवाब था नहीं। और इसके अपोजिट उन्होंने चाइनीज स्टूडेंट से यही सवाल पूछा तो उनका जवाब था हम अपनी एजुकेशन को कंप्लीट करके वापस चाइना जाएंगे और अपनी कंट्री को सर्व करेंगे। I'll give you a story. I was once in Stanford and I met bunch of Indian and Chinese students over there, and I asked every Indian student, so वापस आ रहे हो? And not a single person was coming back. And I asked all the Chinese that, hey, what's your plan after Stanford? And all of them were going back to China. अरे भाई करते क्या हो? जी प्यून हो। अब एक प्यून से शादी करूंगी क्या मैं पापा? छोटी बच्ची हो क्या? सरकारी प्यून हो? जी इतने दिन से कहाँ थे आप? हमारे यूथ को ऐसा क्यों लगता है कि अगर आपको सम्मान पाना है तो उसके लिए सरकारी नौकरी बेस्ट रहेगी। विकास दिव्यकीर्ति जो एक रिस्पेक्टेड टीचर है, उनका कहना है हमारे देश को स्टार्टअप्स की जरूरत है, बिजनेसेस की जरूरत है, ना कि सरकारी नौकरी की। इस देश को नौकरी मांगने वालों से ज्यादा नौकरी देने वालों की जरूरत है। आज भारत में ब्रेन ड्रेन एक नई समस्या बनके सामने आ रहा है। Since 2016, 6 lakh Indians have given up their citizenship. Since 2014, 23,000 millionaires have left India. In fact, India ranks number 1 when it comes to the migration of the rich and the educated. अभी मैं कुणाल शाह का इंटरव्यू देख रहा था। कुणाल शाह ने कहा कि डेवलप्ड कंट्रीज में बिजनेसेस को फेवर किया जाता है और इनोवेशन को प्रमोट किया जाता है। अगर हमें भी बिजनेस को प्रमोट करना है तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और आसान बनाना पड़ेगा, सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम लाना पड़ेगा और ब्यूरोक्रेसी को बिजनेसेस से खत्म करना पड़ेगा।